नमस्कार, सोनीपत लाइव न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजलि आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ जो कि 19वीं सदी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब टीवी स्मार्ट नहीं एंटीना और शटर वाली हुआ करती थी और पूरा मोहल्ला जानता था किसके घर टीवी है। टेलीविज़न तो आज भी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, फिर वह यादगार का हिस्सा कैसे? वो ऐसे कि तब जो टीवी था और आज जो टीवी है उसमें ज़मीन आसमान का भेद है। वह शटर, बटन, खटके, एंटीना वाला टीवी था जिस पर पुरानी चलन के कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे। उसकी चर्चा छेड़ना भूली बिसरी यादों के एक एहसास को सहराना ही था। ठग कमरे की शोभा हुआ करता था। डस्टिंग करते हुए उसे बहुत नज़ाकत से पूछा जाता था। टेलीविज़न तब खास होता था जो आम थे, कम से कम उनके बीच तो मुग्धा, विप्रलंभा, प्रोषित पत्रिका नायिकाओं के जितने भेद प्रतिभेद बताए जाते हैं, उसी तरह से टीवी भी कई भेद लिए आता था। लकड़ी के बने खूबसूरत शटर का पैरहन भी होता था तो किसी के पास सुंदर सा मखमली वेलवेट का लिबास, लेकिन मोहता तो था ही। उसका आकार प्रकार हम मध्यवर्गीय जनों के लिए उसी तरह था जैसे रोज मछलियों के बीच रहने वाले मछुआरों के लिए मरमेड। हम आदि नहीं थे लेकिन उसके सम्मोहन से निकल भी ना पाते थे, छूने की हिमाकत भी ना कर पाते थे, लेकिन आंखों के तारे अटके भी रहते थे। उस पर क्रेशियो से बनी झालरें सजती, मैटिक के कशीदे भी, गृहिणियों की कुशल कलाई और कला दोनों का प्लेटफॉर्म भी बनते थे। टीवी जैसे मंत्र और विधान के जानकार होते पर भी पंडित पुरोहित ही यज्ञ अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार रखते हैं, दूजे नहीं। उसी तरह टीवी को भी चालू और बंद करने का अधिकार गिने चुने वरिष्ठ सदस्यों को ही होता था। यद्यपि यह तानाशाही वाला निर्णय होता था, लेकिन इस तरह से लागू होता मानो आदर्श लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो। एंटीना और दूरदर्शन केंद्र की दिशा ने जितना तरंगों के बारे में ज्ञान दिया होगा उतना फिजिक्स के तरंग दैर्ध्य के समीकरणों ने नहीं। कमाल की बात यह होती थी कि साक्षर बुद्धियां जहां गुम हो जाती वहां व्यवहारिक ग्राम्य बुद्धि सटीक दिशा में लेकिन एंटीना को सही कर देती। बटन को चालू करते ही अगले तकरीबन 2-3 मिनट्स में वो नवोड़ा नायिका की तरह होले से अपनी आंखें उजालने के साथ खोलता, सब मंत्र मुक्त। दूरदर्शन का लोगो उस चिर परिचित ट्यून के साथ ऐसे आता मानो अंत का अनंत होता रहता, सृष्टि की लय और विलय एक साथ होती हो। उस समय हम दर्शकों का धीरज सागर से गहरा होता था। अगर कोई माप सकता तो सुबह की खबर होती एक ही थी, लेकिन ग्रहण करने वाले सब अलग अलग। बुजुर्ग सचमुच ही समाचार जानने के उत्सुक, युवाओं के लिए समाचार के साथ कुछ प्रियवाचक व वाचिकाएं भी होती थी। स्त्रियों के लिए वेशभूषण और केश विन्यास ही खास, बच्चों के लिए वे तथाकथित महत्वपूर्ण खबरें ही सबसे कम महत्व की होती। तब बच्चे वे सब खेल खेलते, शरारतें करते, पेड़ों पर ऊंचे चढ़ जाते जिनके लिए मनाही कर दी जाती थी। चित्रहार शुक्रवार का पर्यायण बन गया और रविवार चंद्रकांता का। मीठे गीतों का सुंदर सा कारवा आधे घंटे तक चलता। शीर्षक गीत सुनने का पूरा समय होता था सबके पास। शनिवार को फिल्म 4 बजे तक घर के कामकाज पूरे कर लिए जाते। सोफे पर घर के सयाने सदस्य, बच्चे दरी पर, स्त्रियां जरा ओट में बैठती। शर्म, लिहाज और अदब का ये आलम होता था कि रुमाली गीतों में फूलों का लहकना दिखाया जाता। ठीक तब ही वयस्क बच्चे को पानी पीने याद आ जाता और उठ आता बाहर। बूढ़ों को अचानक कोई भूली बात याद आ जाती जिसे कहने लग जाते दूसरी ओर मुंह करके। स्त्रियां नजर झुका जाती, लेकिन ना देखे जाने पर भी वे जान लेते कि अब निरापद दृश्य है, टीवी फिर देखा जा सकता है, और फिर से संजीदगी के साथ बैठ जाते सभी दर्शनगण। परीक्षाओं की आहट के साथ ही टीवी को निवासन पर दुखी मन से भेज दिया जाता था। बेटी विदा करते हुए कलेजे की हुक क्या उठती होगी, उस पीड़ा का अनुमान तब मन इसी वियोग से लगाता। छुट्टियों के होते ही राम आगमन जैसा उत्साह भर जाता टीवी के लिए, लेकिन यह आपसी समझ की बात होती कि सभी भाई बहनों की परीक्षाओं के दौरान सभी को सहयोग करना होगा। संवत और सहयोग के इस नियम के चलते हम कभी यह नहीं समझ पाए कि साल का 3/4 भाग इसी की तरह गुजर जाता है। पंक्ति याद आती थी, गिनता गिनता घिस गई, भारी आंगलियां रेख रह
लेकिन कोई नहीं मानेगा कि इंतजार में जो रस है वो मिल जाने में कहाँ। फौजी सीरियल हो या व्योमकेश बख्शी का मुस्तैद नजरिया, चकाचौंध कहीं नहीं थी। सफेद धोती कुर्ता और खादी के जैकेट में भी जेम्स बॉन्ड बना जा सकता है। देखते थे रामायण के पात्र और महाभारत की लोकप्रियता और जग जाहिर है लोग के मन में गहरी पेड़ अतीत को कैसे अथक संपदित संजीव बना सकती है। समय रेखा के पार जाकर यह दिखता था। मालगुड़ा जैंड का स्वामी कितनी भोली बहकती में जीवन दर्शन की गिरहे खोल जाता। फटीचर धारावाहिक में मन की उदारता का सागर देखते, जो रंगीन गुब्बारों में आसमान को भर लेने का हुनर जानता था। नीम का पेड़ खारे नमक की मीठी लुनाई वाली वफादारी और राजनीति की बेवफाई को एक साथ परिभाषित कर जाता था। उसमें वो नन्हा बिखरा नीम सांजीव बना, जिसके जीवन के कड़वे रस को भी निबोली की मिठास में तब्दील करने की कीमियागरी बताता रहता। सर्कस सीरियल के ठहाकों और हंसी के फव्वारों के बीच मानवीय रिश्ता उजागर होता इंसानियत का, जैसे अंधेरी रात में लालटेन हो कहीं। चाणक्य के संवाद और पंचतंत्र की कहानियां भी। साहित्य की आंवला से जुड़ा रहा टेलीविजन। एक सुचारू पनपति, एक भाव भोग गहरता उसे देखकर। इतना ही नहीं, एक बात और भी थी। तब हमारे पास विकल्प के बटन ना थे, जो सही गलत उचित अनुचित रोचक जिज्ञासुजनक किसी भी प्रभाव न करते हुए ठहरना जानता ही नहीं। ऐसी अधीरताओं की छनपन ना थी। हमने ठहरना था। हम में एक संतोष था, मन तृप्त था, प्यास का अंधा कुआं ना था। अंधेरे में कुछ नहीं देखा जा सकता था। सब जानते हैं तेज रोशनी में भी कुछ नहीं देखा जा सकता। कम मन समझते हैं। मन चाहता है कि फिर से उतना पानी आंख में बचा रह जाए कि फूलों को रुमानियत से लहकते देखे, अपने बड़ों के बीच से उड़ जाए। मन चाहता है कि फिर से बचा रह जाए उतना खट मीठापन बचपन की इमली का कि फुर्सत से पेड़ों पर चढ़ जाए। मन चाहता है कि फिर से बचा रह जाए उतना विश्वास और धीरज आत्मा का कि हर चिड़िया हजार शिकारियों के होने पर भी हर सुबह उड़ान भर सके, चहचा सके कि लौट आऊंगी मेरे दुलारे पक्षी, सांझ तक जरूर तेरे पास, इसी अपने नींद तक। क्योंकि वे डालियां सबसे खूबसूरत होती है जिसके भीतर कोठर हो और ऊपर घोंसला पक्षी का। सुर्ख फूलों से लहकती डाली भी उनसे रशन किया करती है। इतनी तृप्ति बची रह जाए कि विकल्प ना होने पर भी सुकून से जी पाए, देख पाए, सांस ले पाए, गा पाए, तसल्ली से मिले सुर मेरे तुम्हारे। अगली बार हम बात करेंगे 19वीं सदी से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही खास विषय पर। हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।